जी हाँ, सभी को नमस्कार। मैं नवीन लांबा आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आखिर पत्र संख्या 12/15/2019-04 GS2 दिनांक 14 जुलाई 2021 का विरोध और समर्थन क्यों? भाई, अपने हरियाणा में इसका कुछ विरोध कर रहे हैं, कुछ समर्थन कर रहे हैं। विरोध करने वालों में ओनली डिफेंस के पर्सन हैं, यानी कि रिटायर्ड भूतपूर्व सैनिक जिन्हें बोलते हैं वो हैं, और समर्थन करने वालों में भूतपूर्व सैनिकों के अलावा डिपेंडेंट यानी कि उनके DESM जिसे बोलते हैं वो भी शामिल हैं। तो इनका विरोध और समर्थन होने का कारण क्या है? इसके बाद DESM को कैसे होगा फ़ायदा, ये भी आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों, बिना इस कहानी को सुने आपको पूरा वीडियो समझ में नहीं आएगा जो मैं अभी आपको बात बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो अगर समझना है तो एक लोटा दूध की कहानी आपको सुननी पड़ेगी ध्यान से, ताकि आगे आप ये ना कहें कि पीछे क्या हो गया पता ही नहीं चला। एक लोटा दूध की कहानी ऐसे है, एक गांव में बारिश नहीं हो रही थी, तो गांव के लोगों ने पंडित जी से पूछा, पंडित जी बारिश नहीं हो रही है, इसका उपाय क्या किया जाए? पंडित जी ने बोला, ऐसा है, आप सभी लोग अगर गांव के सबसे नज़दीक वाला जो कुआं है जिसके किनारे पर पीपल का पेड़ उगा हुआ है, बोला हाँ वो वाला, बोला हाँ भाई, अगर उसमें आज रात 12 बजे एक एक लोटा दूध लेकर पूरे गांव वाले जाते हैं और उस कुएं में डाल देते हैं तो सुबह तक कुआं पूरा दूध का भर जाएगा और सुबह होते ही 6 बजे बारिश शुरू हो जाएगी। बोला अच्छा ऐसा है? बोला हाँ ऐसा ही है। तो पूरे गांव वाले अपने घर से एक एक लोटा दूध लेकर आज रात को जाएंगे और कोई भी बेईमानी नहीं करेगा, तो सुबह बारिश सुबह 6 बजे शुरू हो जाएगी। ये कहकर बाबा जी चले गए, गांव वाले वापस अपने घर आ गए और रात को जब दूध डालने की बारी आई तो उनमें से कुछ ऐसे भी थे, कुछ नहीं एक दो ही ऐसे थे जिन्होंने सोचा कि भाई अगर मैं दूध ना डालूं, मैं एक लोटा पानी डाल दूं तो किसको पता चलेगा। लेकिन हमारी सोच में तो वो एक दो ही थे, लेकिन वो एक दो नहीं, सारे ही ऐसे निकले। सुबह जब देखा तो कुआं पानी से भरा हुआ था, बारिश नहीं हुई। लोगों ने महाराज से पूछा, महाराज बारिश क्यों नहीं हुई? तो सिंपल कारण है, किसी ने दूध डाला ही नहीं, एक दूसरे के भरोसे कि वो दूध डालेगा वो दूध डालेगा, ये सोच करके किसी दूसरे व्यक्ति ने दूध डाला ही नहीं। कहने का सिंपल ये मतलब है, हम अपना काम दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ सकते, अपनी लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी, अपना हक आपको खुद मांगना पड़ेगा। अगर सोचे नवीन कर देगा, परवीन कर देगा, दिनेश कर देगा, या ओम प्रकाश कर देगा, सत्य प्रकाश कर देगा, या राकेश कर देगा, तो कोई नहीं करने वाला। करेगा कौन? हमें खुद अपना काम करना होगा। ठीक है, ये थी दूध की कहानी। इसके लास्ट में इसका मैं कंक्लूजन बताऊंगा कि इस कहानी का मीनिंग क्या था। ओके, देखो दोस्तों, मेरे पास एक ऐसा पत्र है जिसे अलग अलग 3 जगहों पर स्पीड पोस्ट करके और उन्हें खुद ऑफिस में जा कर के हमने हमारा हक प्राप्त किया है। आप सभी को पता है क्या कि भाई फौजी को कोटा मिले एक बार, आरक्षण का फ़ायदा मिले एक बार, जो कि ये जो हमने लेटर ऊपर पढ़ा है इसके तहत हो चुका है कि अभी जिसने भी एक बार ड्यूटी ज्वाइन कर लिया वो दोबारा ज्वाइन नहीं कर सकता। दोबारा ज्वाइन कर सकता है एज रिलैक्सेशन के आधार पर, लेकिन आरक्षण के आधार पर नहीं। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप सभी भी अपना हक, अपने कर्तव्य को पूरा करके प्राप्त करें, और आप यह पत्र मेरे व्हाट्सएप नंबर 8727090308 के ऊपर कांटेक्ट करके प्राप्त कर सकते हैं। देखो, आपने अगर अपना हक प्राप्त करना है तो भाई करना पड़ेगा। ये लेटर आपको तीनों एड्रेस पर भेजना ही पड़ेगा, और इस लेटर को आपने 3 ईमेल एड्रेस मैंने नीचे दे रखे हैं, ये आपके ईमेल एड्रेस सामने हैं। इनके ऊपर CM के पास में, आपके मुख्य सचिव के पास में और राज्य सैनिक बोर्ड पंचकुला के पास में पहुंच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और आपको अगर अपना हक पाना है तो कार्रवाई मैंने और मेरे 67 भाइयों ने जो की है वो आपको भी करनी पड़ेगी। वैसे तो यह लोग, मेरा मतलब किससे है, यह लोग किससे हैं, मेरा मतलब है यह स्वार्थी लोग जो अभी तक सावधान हो गए होंगे, कोई भी गलत आरक्षण लेने से पहले 10 बार सोचेंगे, लेकिन फिर भी अपने कर्तव्य से आपने पीछे नहीं हटना है। अब मैं बताता हूं कि सारी कार्रवाई, इसका विरोध और समर्थन क्यों हो रहा है। ठीक है दोस्तों, पॉइंट वाइज बताऊंगा कि भाई हरियाणा में इस जो लेटर का 14 जुलाई 2021 का लेटर है, इसका समर्थन और विरोध क्यों हो रहा है। देखिए, पहला पॉइंट, विरोध। विरोध ज़्यादातर एयरफोर्स और नेवी कर रहे हैं। मैं हूं आर्मी से रिटायर्ड, खुला बोल रहा हूं भाई, एयरफोर्स और नेवी के कर रहे हैं। विरोध में आर्मी का कोई भी जवान नहीं है, आप चाहे देख सकते हो। दूसरा पॉइंट, विरोधी वही चंद लोग से मतलब है 120-25 है, ज़्यादा नहीं है भाई ये,
ठीक है, जो पहले 2-4 बार रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण का फ़ायदा ले चुके हैं। और भाई मेरे पास ऐसे 50-60 स्वार्थी लोगों के नाम भी हैं जो कि मैं पहले ही वकील और पंचकुला में दे चुका हूं। ये वो नाम हैं जो कि एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार आरक्षण ले चुके हैं। कैसे? पहले ग्रुप डी में लगे, फिर पुलिस में लगे, हरियाणा पुलिस में, उसके बाद में क्लर्क में लग गए। इसके अलावा और भी हैं, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट में। अब ये सोच रहे हैं कि एसआई लग जाएंगे, अब ये सोच रहे हैं कि भाई पटवारी और कैनाल पटवारी और ग्राम सचिव लग जाएंगे। लेकिन अगर इतनी वैकेंसी खराब करोगे तो डीएसएम का नंबर कहाँ से आएगा, डिपेंडेंट का कहाँ से आएगा? आएगा नहीं। भाई गवर्नमेंट का सीधा सीधा कहना है, जब तक फौजी वैकेंसी फिलअप नहीं होगी तब तक डिपेंडेंट का नंबर नहीं आएगा। तो डिपेंडेंट भाई आप लोग क्यों नहीं मेरी बात समझते, क्यों नहीं हमारा साथ देते, क्यों नहीं हमारे साथ में रहते, क्यों नहीं इनको लेटर पोस्ट करते? हम तो करा चुके, हम लोग अपनी लड़ाई लड़ चुके हैं, लेकिन गवर्नमेंट को तो जगाना है ना अभी भी, कहीं ऐसा ना हो कोई गलती हो जाए। पहली बात तो ये गुंजाइश रही नहीं, हमें वहाँ से क्लियर मिल चुका है कि भाई एफिडेविट मांगा जाएगा, डीयू में इनसे आधार कार्ड होगा, एफिडेविट होगा, एफिडेविट में लिखा होगा क्या कि आपने पहले कहीं ज्वाइनिंग नहीं की है। वहाँ पे एफिडेविट में नोटरी से साइन होगा और इसके अलावा वो सोल्जर बोर्ड से भी साइन किया होगा। जब एफिडेविट देगा कि भाई डिक्लेरेशन देगा कि मैंने पहले कभी ज्वाइनिंग नहीं किया किसी भी जॉब में, तो अच्छी बात है। अगर नहीं देता है तो उसको वहाँ पे आरक्षण नहीं मिलेगा डीयू में, किसका? सैनिक के तौर पे। तो भाई डिपेंडेंट भाई आप लोग का जब तक नंबर नहीं आएगा डीएसएम, जब तक हम लोग बैठे हैं फौजी 4 बार आरक्षण लेने वाले। मैंने तो खैर एक बार भी नहीं लिया है, लेकिन हम लोग का यानी कि मैंने एग्जाम्पल दिया है। ओके, दूसरा, विरोध क्यों कर रहे हैं? 120-25 लोग ज़्यादा नहीं है। अभी समर्थन में आ जाते हैं। आर्मी वालों को तो अभी तक बेनिफिट ही बहुत कम मिला है, इसलिए पॉलिसी का समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ओम प्रा, बस समझ सकते हो आप इसका आगे क्या नाम हो सकता है। जैसे लोगों के अनुसार आर्मी वाले सिर्फ गार्ड ड्यूटी देने के लिए हुए। इन भाई साहब ने बोला था कि आर्मी वाले सिर्फ गार्ड ड्यूटी देने के लिए हैं, ये लोग क्लर्क नहीं बन सकते, ये लोग पुलिस में नहीं जा सकते, ये लोग एसआई नहीं बन सकते। लेकिन इनको ये नहीं पता कि ऐसे ऐसे धुरंधर बैठे हैं जो तुम्हारा धुआं निकाल सकते हैं कहाँ कहाँ से। ओके, अगला तीसरा पॉइंट, विरोध क्यों हो रहा है? तीसरा पॉइंट देखिए, बार बार सिलेक्शन में इसलिए आ जाते हैं ये लोग क्योंकि भाई इनको अपनी ईजी ड्यूटी के कारण और पीस पोस्टिंग के कारण हायर एजुकेशन ये लोग ले चुके होते हैं। हायर एजुकेशन कौन? विरोध करने वाले। और स्टडी के टच में भी रहते हैं। इनकी ड्यूटी क्या है? ईजी रहती है। इनको भाई आर्मी की तरह जम्मू कश्मीर, ग्लेशियर, बारामूला, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय जाने का मौका नहीं मिलता। कहाँ जाते हैं? ना एयरफोर्स, ना नेवी, ठीक है, ना ही आमने सामने दुश्मन से मुलाकात होती है। अगर गलती से भाई साहब ये श्रीनगर में चले गए, जम्मू कश्मीर में चले गए, एयरफोर्स वाले मेरे भाई, बुरा नहीं मानना, चले भी गए तो एक बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री के अंदर, बस उससे बाहर जाने का मीनिंग नहीं है। ठीक है, कोई आर वार आर कुछ नहीं है इनके लिए। ओके, तो इसलिए ये क्या कर रहे हैं? समर्थन कर रहे हैं। अभी आर्मी वाले विरोध क्यों कर रहे हैं? वही आर्मी वाले अपनी हार्ड ड्यूटी और हाई एटीट्यूड पोस्टिंग, इसके अलावा हायर एजुकेशन भाई ना लेने के कारण, ठीक है, और ना ही स्टडी में टच रहने के कारण पिछड़ जाते हैं। ठीक है भाई, पिछड़ जाते हैं और ये लोग क्या? आगे बढ़ जाते हैं। चौथा पॉइंट, लड़ाई या कोई ऑपरेशन का मौका पूरी सर्विस में इन्हें कम ही मिलता है, कम ही मिलता है। जान का खतरा ना के बराबर है। सिंपल है, आप सभी को पता है। कौन? एयरफोर्स और नेवी। सिंपल। अभी आर्मी वाले, जबकि आर्मी के जवान रोजाना ऑपरेशन में अपनी ऑपरेशन में और लड़ाई में अपनी जान गंवाते आ रहे हैं, इसलिए इन्हें भी इनका हक मिलना चाहिए। हर बार भाई हम 2-3 नंबर से रह जाते हैं तो हमारा कसूर क्या है? क्या हम गवार हैं? क्या हमें हमारा हक नहीं मिलना चाहिए? ये लोग तो 2-2, 3-3 थाले लेके बैठ गए, हमें एक भी नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए हम इसका समर्थन कर रहे हैं, इस पॉलिसी का। और समर्थन क्या कर रहे हैं? लागू हो गई। ओ बताओ, सुन ले भाई, लागू हो गई जो विरोध करने वाले हैं। 5वां पॉइंट, विरोध ये अपने निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। जो विरोध करने वाले हैं ना, वो अपने निजी स्वार्थ के लिए इसका विरोध कर रहे हैं भाई। जस्ट ए मिनट, निजी स्वार्थ के लिए, जबकि वह पहले ही 2-4 बार आरक्षण का फ़ायदा लेकर सरकारी जॉब खराब कर चुका है और फिर भी विरोध कर रहा है अपने निजी स्वार्थ के लिए। किसी भाई से कोई मतलब नहीं है। देखो, 25,000 तनख्वाह आ रही है आर्मी की, या मेरा मतलब है पेंशन की, ठीक है, 25,000 तनख्वाह आ रही है। साथ में अगर ग्रुप डी में भी लग गया है तो 25,000 वहाँ से मिल रहा है, 50,000 हो गया। फिर 50,000 लेने के बाद भी विरोध कर रहा है। और ये भाई साहब समर्थन इसलिए कर रहे हैं, टोटल 25,000 आ रही है, इसके पास तो और इनकम का सोर्स ही नहीं है। जब विरोध करने वाले का 50,000 में पेट नहीं भर सकता तो ये समर्थन करने वाले का 25,000 में पेट कैसे भरेगा? सोचो ज़रा। क्या इसने विरोध करने वाले ने सोचा क्या उसको भी मौका मिलना चाहिए? नहीं सोचा, कोई बात नहीं, हमने सोचवा दिया। ठीक है ना।
ओके, छठा पॉइंट, इनकी स्ट्रेंथ काफ़ी कम है, ये बहुत कम है लोग हैं। और भाई आर्मी वाले बहुत ज़्यादा, आप सभी को पता है। अभी मैं बता देता हूँ भाई, ये जो पॉलिसी आ चुकी है, जब हरियाणा में ये जो 14 जुलाई वाली पॉलिसी आ ही चुकी है, तो इसके फायदे और नुकसान भी देख लो। देखिए, पहले बताते हैं फायदे। फायदे क्या क्या है इस पॉलिसी के आने से। पहला फायदा, इस पॉलिसी के लागू होने से जो बार बार फायदा लेकर ज्वाइनिंग कर रहे थे, अब वह अयोग्य हो गया है। अब उनसे एफिडेविट मांगा जाएगा, सिंपल बात है। ठीक है भाई, एफिडेविट मांगेंगे तब याद रखना, कहीं बाद में बोल दें। नवीन के ऊपर तो आप लोग बहुत गुस्सा हो चुके हो, मेरे को रिजर्वेशन आरक्षण नहीं चाहिए, मैंने रख दिया है मेरे बच्चों के लिए सेफ। ठीक है, क्योंकि इस 25,000 में बढ़िया गुजारा हो रहा है। कहावत सुनी है ना, मेरे खर्च है कम इसलिए है किसे दिलो दिमाग में दम। समझ गए ना, मेरे खर्चे कम इसलिए है दम। और भाई तुम्हारे खर्चे ज़्यादा हो रखे हैं इसलिए दम रखते नहीं, ये भी पकड़ो वो भी पकड़ो, पता नहीं क्या क्या पकड़ने के लिए तैयार हो। ओके, दूसरा पॉइंट, अब उन्हें मौका मिलेगा जिन्होंने एक बार भी फायदा नहीं लिया है, सिंपल बात है। अभी उन्हें भी मौका मिलेगा। अभी आप लोगों ने तो 4-5 बार पकड़ लिया नौकरी, ये नौकरी पकड़ी, वो नौकरी पकड़ी, वो नौकरी पकड़ी, छोड़ दी बस। तो अभी उन्हें भी मौका मिलेगा जिन्हें एक बार भी फायदा नहीं मिला है, खासकर डिपेंडेंट भाई साहब जो हमारे फौजी भाइयों के बच्चे हैं, उनको भी नंबर आ जाएगा। तीसरा पॉइंट, साथ ही साथ भूतपूर्व सैनिकों के बच्चे यानी कि डीएसएम को भी मौका मिलेगा, जिन्हें अभी जॉब की ज़्यादा ज़रूरत है। भाई हम लोग की ज़्यादा ज़रूरत है, हमसे ज़्यादा ज़रूरत किसको है? डीईएसएम यानी कि डिपेंडेंट को है। वो यंग बच्चे हैं भाई, ठीक है, 25-26 साल उनकी उम्र है, उनकी कमाने की उम्र है, तभी उनकी शादी होगी। सोचा आप लोगों ने बेरोजगारी किसकी वजह से बढ़ रही है? क्योंकि आप 3-4 नौकरी खराब कर देते हो, फिर बोलते हो अरे सर मैंने एक नौकरी छोड़ के है तो दूसरी पकड़ी है, तो एक नौकरी छोड़ी भी तो है। अरे फूफा, ये पता होना चाहिए तेरे को कि तूने एक नौकरी छोड़ी, उसके ऊपर दोबारा जो है ना फ्रेश भर्ती होती है। ठीक है, फ्रेश भर्ती होने में 3-4 साल लग जाएंगे। तब तक सोचा किसी का कैसा घर चलेगा, क्या बेरोजगारी का आलम होगा, इस बच्चे पे क्या गुजरेगी। कुछ लोग तो, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। उसके जिम्मेवार तुम लोग हो जो 3-4 कोटा खराब कर देते हो, बकवास कर रहे हैं। चौथा पॉइंट, ओके, बेरोजगारी की संख्या कम होगी क्योंकि एक बार आरक्षण का फायदा लेकर जो ज्वाइनिंग कर लेगा वह दोबारा आरक्षण नहीं ले सकता, उसे सिर्फ उम्र में ही छूट मिलेगी। और पांचवा क्या है पॉइंट, अब भूतपूर्व सैनिकों के डिपेंडेंट को ज़्यादा नौकरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। पहले इनका नंबर ही नहीं पड़ता था, अब भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को भी रोजगार मिलेगा, सिंपल पॉइंट। अभी नुकसान क्या है इस पॉलिसी के आने से? नुकसान सुन लो। देखो, नुकसान कुछ भी नहीं है, केवल उन चंद स्वार्थी लोगों को ही नुकसान है जो पहले 2-4 बार आरक्षण का फायदा लेकर अलग अलग डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग कर चुके हैं और वैकेंसी खराब कर चुके हैं। सिर्फ उनको नुकसान है। कैसे नुकसान? उनको उनकी आत्मा, उनका पेटा नहीं भर रहा, ये नुकसान है। बाकी पेमेंट अच्छी आ रही है उनके घर में, भाई 25,000 उनकी पेंशन आ रही है, 25,000 उनके ग्रुप डी या ग्रुप सी से वैसे आ रही हैं, चाहे किसी भी विभाग में। लेकिन इस 50,000 से उसका पेटा नहीं भर रहा, तो सोचो वो भाई साहब 25,000 जिसके एक भी जॉब नहीं मिली, उसका कैसे भरेगा? या वो एक बेरोजगार बच्चा डीईएसएम डिपेंडेंट जो भी जॉब के लिए दौड़ा दौड़ा मारा मारा फिर रहा है, उसका कैसे होगा काम? सोचा? अरे तुम लोग तो क्या बोलते हैं भाई, परिवार बसा लिया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, जिम्मेवारियां कर रहे पूरी, उसका बेचारे का ब्याह भी नहीं हुआ है एक डिपेंडेंट का। कैसे? आगे तो फौजी खड़े हैं भाई, तेरे जैसे फौजी वो हैं जो 3 बार आरक्षण ले रहे हैं, और मेरे जैसे फौजी वो हैं जिन्हें एक बार भी नहीं मिला। जब मेरे को मिलेगा उसके बाद में नंबर आएगा डिपेंडेंट का। तो भाई 3-4 बार का जो सिस्टम था ना, वो गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया है, इसलिए दिमाग में नहीं रखना फितूर। ओके, कंक्लूजन क्या है? देखिए, अगर इतनी ही ज़्यादा काबिलियत रखी थी तो आपको एक बड़ा अधिकारी एसआई एचसीएस बनना था, तो ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी क्यों खराब की? कहने का मतलब दोस्तों सिंपल है। अभी आप बोल रहे हो ना कि ये रूलिंग आ गई, ये पॉलिसी आ गई, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, पता नहीं कहाँ कहाँ दौड़े थोड़े मारे फिर रहे हो, कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको लगता था कि भाई हम लोग एचसीएस अधिकारी या एसआई या पटवारी ग्राम सचिव बनने वाले हैं, तो भाई ग्रुप डी की वैकेंसी क्यों खराब की 2018 की? वहाँ पे कोई और भाई, कोई बच्चा, कोई डिपेंडेंट ज्वाइनिंग कर लेता, ठीक है ना, उसका घर परिवार चलता, उसकी इमेज बन जाती। लेकिन तुम लोग वहाँ भी खराब की, फिर पुलिस में भी खराब की, अभी क्लर्क में खराब की, आगे एसआई बनने के ख्वाब देख रहे हो। नहीं बनने देगा, ये भगवान भी सोचता है, ठीक है, न्याय भगवान करता है। ओके, अगर अपने अंदर इतना ही दम है तो मेरे भाई ए और बी ग्रेड की नौकरी की शुरू से ही तैयारी करनी थी। जैसे मेरे गांव का एक रिटायर्ड जवान, मैं बताता हूँ, मनोज कुमार है मेरे गांव का एक, ठीक है, जब मैं भी पेंशन आया था 2018 में, वो भी आया था, तो मैं बोला मनोज किस चीज़ की तैयारी कर रहा है भाई, एग्जाम दे रहा है? बोला नहीं, मेरा सिर्फ एक ही टारगेट है। क्या? बैंक। उसने बैंक की तैयारी की,
बाकी तैयारी की ही नहीं, लेकिन फिर भी उसने 1-2 एग्जाम दिए थे हरियाणा के, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं की। ना ही उसने डीवी कराने के लिए गया, ना ही वो ज्वाइनिंग के लिए गया। ठीक है, जब उसने डीवी नहीं कराया तो ज्वाइनिंग कहाँ से करेगा। उसने सिर्फ एक बारी कोटा लिया, किसका लिया, बैंक का लिया। बोला मेरे अंदर दम है, मैं बैंक के ही अंदर जॉब करके दिखाऊंगा। मनोज कुमार भाई, हमें उस पर गर्व है। ठीक है, ओके। घटिया सोच वाले लोग मैं अब बताता हूँ, घटिया सोच वाले कौन से लोग हैं। अभी कुछ भाई साहब इस वीडियो को देखते देखते मेरे को ही बोल रहे होंगे घटिया सोच। अरे भाई, मैं तो हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। एक बार तो मिले, तुम लोग को 3-3 थाली मिल गई, हमें एक भी नहीं मिली। डिपेंडेंट जो है डीएसएम, वो तो बेचारे वेटिंग करते रह जाएंगे, क्योंकि जब हमारा नंबर आएगा हमारे बाद में डिपेंडेंट का नंबर आएगा। तुम लोग हमारा ही नंबर नहीं आने दे रहे, डिपेंडेंट का कहाँ से आएगा। ओके, ये है घटिया सोच वाले। एक छोटी सोच वाला जो आदमी है ना, उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है भाई। इन लोगों का, इन लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें ज़्यादातर वही लोग शामिल हैं जो कि 2 बार या 4 बार आरक्षण का फ़ायदा ले चुके हैं, 2 बार 4 बार आरक्षण ले चुके हैं। अब इनका प्लानिंग क्या है, इनका प्लानिंग है कि जितने भी हरियाणा में फॉर्म निकलेंगे वो चाहे किसी भी ग्रुप के क्यों ना हो, ग्रुप डी के, ग्रुप सी के, भाई सारे के सारे फार्म भरने, इनका ये प्लानिंग है। ओके, सारे के सारे फार्म भरेंगे, उनमें क्वालिफाई करेंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे और उसके बाद अनविलिंग कर देंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, ज्वाइनिंग आएगी लेकिन अनविलिंग कर देंगे। ये इनकी सोच है घटिया लोगों की, स्वार्थी लोगों की। भाई तुम्हारे अंदर ही ज़्यादा दम है क्या कि फार्म भरोगे, क्वालिफाई कर दोगे। हम क्या क्या बोलते हैं कि तुम्हारे उसमें क्या बोलते हैं, बर्बादी के अंदर नाचने के लिए आए हम लोग? नहीं भाई, हमारे अंदर भी दम है, बहुत ज़्यादा दम है। अपने आप को ज़्यादा क्वालिफाई मत समझो। ठीक है, ओके। इनका सोचना है कि हम लोग जो ये एक बार आरक्षण वाली लड़ाई लड़ रहे हैं, इनका कभी भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा और ना ही किसी भी भूतपूर्व सैनिक के बच्चे का सिलेक्शन हो पाएगा। जैसा कि हम लोग सिर्फ तमाशा देखने के लिए है और ये स्वार्थी लोग नाचने के लिए हैं। भाई ये घटिया सोच छोड़नी पड़ेगी आप लोग को। व्हाट्सएप ग्रुप जो आपका बनाया हुआ है कि हम लोग सारे फॉर्म भरेंगे, इन लोगों को किसी भी एग्ज़ाम में क्लियर नहीं होने देंगे, ये तुम्हारी सोच बहुत गलत है। बाकी थैंक यू हरियाणा सरकार, जिन्होंने इतनी ज़बरदस्त नीति को बनाया है और ये नीति लागू हो चुकी है। अब तुम लोग 2 बार आरक्षण का भूल ही जाओ। ओके, देखो, यह एक घटिया और छोटी सोच है। इनको यह नहीं पता है कि जितनी छोटी सोच तुम्हारी है उतने ही बड़े और बुलंद इरादे हमारे भी हैं। बाकी आप लोग अपनी चिंता करो, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए तो फंस जाओगे बेटा, फंस जाओगे। ठीक है, आधार कार्ड एफिडेविट जिंदाबाद, समझ गए ना? आधार कार्ड एफिडेविट जिंदाबाद का मीनिंग क्या है? यही फंसाएगा अभी तुम्हारी गांठ। ठीक है ओके, तो भाई दोस्तों, ये पूरी चीज़ आपने देख ली जो मैं बताना चाह रहा था। ठीक है, कहने का सीधा सीधा साफ साफ मतलब है, डिपेंडेंट भाई और बाकी फौजी भाई जो एक बार भी आरक्षण का फ़ायदा नहीं ले चुके हैं, वो मेरे से संपर्क करो व्हाट्सएप नंबर 8727090308 के ऊपर। और भाई मैं आपको एक लेटर देता हूँ, इसको तीनों एड्रेस पर पोस्ट करो, तीनों ईमेल आईडी के ऊपर में इसको ईमेल करो। और जिससे क्या होगा, गवर्नमेंट को ये पता लग जाएगा कि हाँ यार, सच में ही ये जो पॉलिसी लागू की है ना, इसको रद्द नहीं कर सकते अभी। वैसे तो लागू हो चुकी है, रद्द होने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि सच्चाई के साथ गवर्नमेंट चलती है। ठीक है, झूठ के साथ कभी भी कोई नहीं चलता। तो आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए और इस कार्रवाई को, इस मुहिम को और आगे बढ़ाएं। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बाकी जिसको जलन हो रही है वो एक गिलास पानी पी लो।